माधवपुर शहर में एक संपन्न पति पत्नी रघुराम और सुजाता रहते थे। उनकी एक बेटी थी रश्मिका। वो बहुत अभिमानी किस्म की लड़की थी। एक दिन रश्मिका उसके घर में काम करने वाली औरत रतालू के ऊपर बहुत चिल्ला रही थी और उसे डांट रही थी। इसी बीच सुजाता वहां आ गई। मैडम, अब मैं आपके घर काम नहीं करूंगी मैडम। हम लोग गरीब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस तरह डांट सकते और हमें नीचा दिखा सकते। इतनी भी मजबूरी नहीं है कि मैं यहाँ डांट काका के भी काम करूं। ऐसा मत कहो रतालू, मैं रश्मिका से बात करूंगी। काम मत छोड़ो, मैं तुम्हारा पैसा बढ़ा दूंगी। What मॉम, आप क्या बात कर रही हो? आप इस रतालू से इतनी मिन्नतें क्यों कर रही हो? कायदे से तो गरीब को हमारे आगे गिड़गिड़ाना चाहिए और हमारे पैर पकड़कर भीख मांगनी चाहिए। अगर हम उन्हें काम नहीं देंगे तो वही लोग भूख से तड़पेंगे। उसे जाने दो माँ। रश्मिका, तुम कुछ नहीं समझती। फौरन अंदर जाओ। क्या माँ, आप एक नौकरानी के सामने मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? इसके मुंह पे पैसा मारो और निकालो इसे घर से। आज के बाद से ये मुझे नजर भी नहीं आनी चाहिए। रतालू, निकल यहाँ से। रश्मिका जोर से चिल्लाई और अपने कमरे में चली गई। सुजाता ने रतालू को देखा तो रतालू की आंखों में आंसू थे। सुजाता समझ गई कि अब रतालू उनके यहाँ काम नहीं करेगी। इसलिए सुजाता ने रतालू को उसके पैसे दे दिए और वो पैसे लेकर रतालू ने सुजाता से कहा, मैडम, अगर रश्मिका मैडम ऐसे ही करती रही तो एक भी काम वाली नहीं टिकेगी आपके यहाँ। अगर रश्मिका मैडम आपके बस से भी बाहर है तो फिर आप किसी ऐसी नौकरानी को रखो जिसका कोई ना हो। यहाँ तो ऐसी ही कोई टिक सकती है मैडम। उसने ऐसा कहा और वहाँ से फौरन चली गई। इसके बाद सुजाता रश्मिका के कमरे में गई। रश्मिका खिड़की पर खड़ी होकर बाहर रोड पर देख रही थी। पहले से ही बिना काम वाली के इतनी परेशानी हो रही है। तुम्हारे ऐसे बर्ताव के कारण कोई टिकती नहीं। तुम ऐसा ही करती रहोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, अखबार में ऐड दे दो। आप एक अच्छी तनख्वाह पर एक नौकरानी ढूंढ रही हो। देखना, काम वालियों की लाइन लग जाएगी। कैसे भी समझाओ, लेकिन सुजाता समझ गई थी कि रश्मिका सर चढ़ गई है और वो बिना कुछ बोले उसके कमरे से हॉल में आ गई। उसे पता था कि अब नौकरानी रतालू के चले जाने पर काम का सारा बोझ उसी पर आ गया है। यही सोच वो हताश हो सोफे पर बैठी थी। तभी रघुराम अनुपमा नाम की एक लड़की के साथ घर आया। वो बहुत ही प्यारी लड़की थी और उसे देखते ही सुजाता को वो बहुत पसंद आई। ये कौन है? ये तो बड़ी प्यारी और मासूम सी लग रही है। ये चुकैया की बेटी है जो हमारे होटल में काम करता था। अब इसका कोई नहीं रहा। मरते समय चुकैया मुझे अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंप गया। मैंने उससे कहा कि मैं जरूर अनुपमा का ख्याल रखूंगा, इसलिए इसे अपने साथ ले आया। तभी रश्मिका भी हॉल में आ गई। अनुपमा को देखते ही वो मन ही मन सोचने लगी, ये तो बिल्कुल अंगूठा छाप लग रही है और इसका कोई है भी नहीं। अनाथ है बेचारी। अब मैं सिखाऊंगी इसको मजा। तभी सुजाता ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या बताया बेटी? अनुपमा मैडम। मैं सब काम करना जानती, घर का काम, खाना बनाना वगैरह। आप बस मेरे पापा की तरह मेरा ध्यान रखो। मुझे 2 बार खाना दे दो और कपड़े पहनने को दे दो। ठीक है अनुपमा, अगर तुमको कुछ भी चाहिए हो तो झिझकना मत, मुझे बता देना। तुम्हारी जो भी जरूरत होगी मैं देख लूंगी, ठीक है? माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अनुपमा की जरूरतों का ध्यान मैं रखूं। अरे नहीं बाबा, तुम बस पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ समय गुजारो, फिल्में देखो। अगर तुम कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हो तो बता देना, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। क्या मॉम, मैं तो एक अच्छी लड़की बनने की सोच रही हूँ और आप हो कि मुझे एक वैम बना रही हो। अनुपमा चल मेरे कमरे में आ जा। तुम्हारे कमरे में नहीं बेटा, वो स्टोर रूम में रहेगी। क्या पापा, अनुपमा तो मेरी उम्र की लग रही है। वो वहाँ अकेले स्टोर रूम में क्यों रहेगी? मैं उसे अपने कमरे में ले जाती हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। अनुपमा, अपना बैग लेकर मेरे कमरे में आ। रश्मिका ने कहा और अपने कमरे में चली गई। रघुराम और सुजाता अपनी बेटी को साफ साफ ना नहीं कह सके। रश्मिका जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और बोली, ए देख, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जरा मालिश तो कर दे। अनुपमा बिना एक भी शब्द बोले रश्मिका के पैरों की मालिश करने लगी।
इससे अहंकार से भरी रश्मिका को बड़ा सुकून मिला। अनुपमा उसके पैरों की मालिश करती रही। थोड़ी देर बाद, जा अब मेरे लिए कॉफी लेकर आ, चीनी का डब्बा भी लेकर आना। हाँ। फिर अनुपमा सीधे रसोई में गई, कॉफी बनाई और चीनी लेकर रश्मिका के पास आ गई। उसने रश्मिका को कॉफी दी और वो कॉफी की एक चुस्की लेकर बोली कि उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसने डब्बे की सारी चीनी कप में डाल दी। अनुपमा को ये देखकर अजीब सा लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रश्मिका उसे ही वो कॉफी पीने के लिए कहने वाली है। अब तू ये कॉफी खत्म कर, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई होगी। हाँ, तेरा और तो कोई है नहीं, इसलिए ध्यान रखना कि तेरे लिए यही अच्छा होगा कि जो कहा जाए चुपचाप कर। और अनुपमा बेचारी चुपचाप वो खूब सारी चीनी मिलाई हुई कॉफी पी गई। बड़ी मुश्किल से उसने वो कॉफी खत्म की। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, घमंडी रश्मिका अनुपमा को और सताने लगी थी। एक दिन उसने जानबूझकर कार पर चाय डाल दी और बाद में अनुपमा को बुलाकर उससे कार धोने के लिए कहने लगी। अब अनुपमा मना तो कर नहीं सकती थी, इसलिए वो जाकर पानी से भरी बाल्टी लाई और कार धोने लगी। उसे काम करते देख रश्मिका बोली, ठीक से कर, चाय के दाग है, अच्छी तरह से चले जाने चाहिए, नहीं तो तुझे पता है ना कि क्या होगा। रश्मिका उस पर जोर से चिल्लाई। अनुपमा बेचारी डर गई और कार साफ करती रही। अब रश्मिका किसी न किसी बहाने से अनुपमा को बुलाती और उसकी गलतियां निकालकर उस पर हाथ उठा देती। अनुपमा के गाल पर उसके हाथ की मार के निशान रहते थे। रश्मिका मैडम, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कहीं चली जाऊंगी और भीख मांगकर जी लूंगी, लेकिन अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी। उसने ऐसा कहा। तभी रघुराम भी वहाँ आ गया और अनुपमा ने अपनी स्थिति के बारे में उसे बताया। आपको जब भी जरूरत होगी साहब, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। उसने ऐसा कहा और वहाँ से निकल गई। रघुराम कुछ न बोल सका और चुप बुद्ध बना खड़ा रह गया। वो था सीतापुर। वीरा और राजेश्वरी एक गरीब दंपत्ति थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन होने के कारण वे खेती करते थे और अपनी बेटी कीर्ति को पाल रहे थे। खेत के काम से लौटने के बाद वीरा बरामदे में बिस्तर पर बैठ जाता है। राजेश्वरी, राजेश्वरी। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही राजेश्वरी अपने पति के बुलाने पर पानी का ग्लास लेकर उसके पास आई और उसे पीने के लिए पानी दिया। वीरा जिसने पानी पिया, राजेश्वरी जाओ और अपनी बेटी की किताबें ले आओ। क्यों जी, आप उसकी सब स्कूल की किताबों को हर दिन क्यों देखते हो और फिर उदास हो जाते हो, और जैसे ही वो घर में कदम रखती है तुम वापस उन किताबों को रख देते हो। राजेश्वरी, मेरी बेटी को पढ़ाई करना बहुत त्रास आता है। उसने गांव के जरा से स्कूल में पढ़कर इतने अच्छे अंकों के साथ 10वीं पास की, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता में उसे शिक्षा देने का सामर्थ्य नहीं, स्कूल छूट जाने पर भी मेरी बेटी ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब भी मैं इन किताबों को देखता हूँ तो मेरा दिल दुख से भारी हो जाता है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पाया। तभी कीर्ति सिर पर हरी घास लिए घर आती है। पिता की दुख भरी बात सुनकर वो कहती है, पापा, इससे पहले कि तुम अपने दिल में दबे इस दुख से मर जाओ, मुझे और माँ को जहर दे दो, हमें मार डालो। उसकी ये बात सुनकर वीरा और राजेश्वरी रोने लगते हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है पापा कि मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन अगर आप रोज किताबों को देखकर ऐसे ही उदास होते हो तो मुझे लग रहा है कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। तुम्हारी शादी करेंगे और तुम खुशी से अपनी सास के घर चली जाओगी। ऐसी बात मत करो। ऐसे ही सबने एक दूसरे को दिलासा दिया। ये आनंद नगर में गोवर्धन का घर है। अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में जानकर वो अपनी पत्नी अपर्णा पर चिल्लाया और बेटी पल्लवी की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बीच पल्लवी आधुनिक पोशाक पहनकर आती है। वो उससे सख्त आवाज में पूछता है, पल्लवी, ये क्या है? पढ़ाई करना जरूरी है, इसीलिए मैं लाखों रुपए तुम्हारी फीस के रूप में भर रहा हूँ। पापा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन आपने इसे सीरियसली नहीं लिया और फिर से फीस भर दी। तुम अच्छी तरह से पढ़ो और एक सफल बिजनेसवुमन बनो। मैंने ये सपना देखा, इसमें कोई गलती तो नहीं की? बिना कुछ बोले वो वहां से चली गई। गोवर्धन परेशान हो गया। हालांकि अपर्णा उसे सांत्वना देती है, लेकिन गोवर्धन परेशान ही रहा।
इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन खेत में गई कीर्ति एक बछड़े को बोर पंप पर ले आई और उस पर बाल्टी से पानी डालकर नहलाने लगी। इसी बीच उसकी माँ राजेश्वरी उसके लिए दोपहर का भोजन लाती है। ए कीर्ति, मैं नहला दूंगी इसे, तुम आओ और खाना खाओ। चलो जल्दी से। मैं खा लूंगी, ये किसी की बात नहीं मानेगा, ये सिर्फ मेरी ही सुनता है। तुम जाकर उधर बैठो, मैं इसे अच्छी तरह नहलाकर ही आऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने ये सारे काम सीखे जब मैंने तुम्हें सिखाए, ये बात मत भूलना। अब क्या कहोगी? तुम इसको नहलाना चाहती हो, तुम्हें इसका हक है। हाँ, आओ तो नहलाओ, मैं तुम्हें ना क्यों कहूंगी। जैसे ही कीर्ति आंख मारती है, उसे देखकर बछड़ा भी आंख झपकाता है। राजेश्वरी उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखती है, बस बछड़ा वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर कीर्ति खूब हंसती है और राजेश्वरी उसे हंसता देख नाराज हो जाती है। दूसरी ओर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तर्ज पर पल्लवी स्विमिंग पूल में तैर रही थी और अपनी जिंदगी का आनंद ले रही थी। तभी उसकी माँ पल्लवी के पास आई। बेबी, मैंने गर्मा गर्म बिरयानी बनाई है, तुम बाहर आ जाओ तो हम सब मिलकर खाएंगे। सॉरी मम्मी, इन दिनों तुम जो खाना बनाती हो वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लूंगी। तुम और डैड खा लो उस बेकार सी बिरयानी को। उसने ऐसे कहा, फोन निकाला और चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन का ऑर्डर दिया। उसने लगभग सभी चिकन आइटम्स ऑर्डर कर लिए। अपर्णा दुखी होकर खाने की मेज पर आई और गोवर्धन को बताया कि पल्लवी ने उससे कैसे बात की। गोवर्धन ने उसे सांत्वना दी। पल्लवी अपने दोस्तों को अपने घर बुला लेती है। जब वे चिट-चैट कर रहे थे, इस बीच उनका दिया खाने का ऑर्डर डिलीवर हो गया। उन्होंने प्लेटों पर खाना परोसा। वो खा रहे थे हॉट तंदूरी चिकन। उधर कीर्ति ने हंसना बंद करके माँ द्वारा लाया गया खाने का डिब्बा खोला और उसमें चावल और अचार देखा। आपने करी नहीं बनाई माँ? नहीं बेटी, आज सब्जी बेचने के लिए सुब्बम्मा आई ही नहीं, मैं कल सब्जी लूंगी, अभी अचार के साथ ही खा लो। क्या माँ, कल भी तुमने यही कहा था ना? तुमसे घर के हालात कहाँ छिपे हैं बेटी, घर में एक रुपया भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी कर्ज लेने गए हैं, उस पैसे से मैंने उनसे कहा है कि एक चिकन ले आए। अगर वो चिकन लाते हैं तो मैं पकाकर सारा अपनी बेटी को खिलाऊंगी। क्या मैं राक्षस हूँ कि पूरी हांडी भर चिकन करी अकेली ही खा लूंगी? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, ये मत भूलो। फिर वो ऐसे ही अचार चावल खा लेती है। 10 मिनट बाद उनके पास बछड़ा चरकर आ जाता है और उसको बांधकर माँ बेटी दोनों घर आ जाते हैं। तब वीरा बिस्तर पर लेटा हुआ था और बहुत उदास लग रहा था। उसके पैर के घाव पर पट्टी बंधी थी। उसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। माँ और बेटी दोनों रोने लगती हैं। गांव के सभी लोग आते हैं और वे सभी एक आखिरी बार वीरा को देखते हैं। वे उसकी बीवी और बेटी को सांत्वना देते हैं। 4 लोग उसे शमशान घाट ले जाते हैं। अंतिम संस्कार की रस्म पूरी करने के बाद आखिरी छड़ी जलने तक वो दोनों वहीं खड़ी थीं। बाद में माँ और बेटी दोनों घर लौट गईं। जब ऐसा था, एक दिन गोवर्धन बहुत शराब पीता है और एक कार दुर्घटना में मारा जाता है। घर पर उसकी लाश रखी हुई थी और सब खामोश थे। बाद में शव ढोने वाला वाहन आया और गोवर्धन के शव को ले गया। शरीर को बिजली की मशीन में जला दिया गया और राख पल्लवी को दे दी गई। वे वहां से घर पहुंच जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कीर्ति अपनी माँ का बहुत प्यार और सहानुभूति के साथ ध्यान रख रही थी और साथ ही खेती कर रही थी। लेकिन दूसरी ओर पल्लवी अपनी माँ की देखभाल के लिए एक आया नियुक्त करती है और अपने मजे जारी रखती है। हर किसी के जीवन में पैसा अहमियत रखता है। ये बिल्कुल ना हो तो मुश्किल और ज्यादा हो तो भी मुश्किल, है ना?